Hello students, today we will be discussing the magnetic field strength due to the circular loop using the Biot-Savart's law. Using Biot-Savart's law. आपको पता था कि बायोट-सावर्ट्स लॉ किसी करंट एलिमेंट के कारण से फील्ड की वैल्यू निकालता था और उस रिजल्ट की वैल्यू होती थी हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL साइन थीटा और बाय आर स्क्वायर। तो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट का सर्कुलर लूप के कारण से निकालते हैं। तो हमने एक सर्कुलर लूप अज्यूम कर लिया। तो इस सर्कुलर लूप में करंट फीड करने के लिए हमने ये दो टर्मिनल्स ओपन कर लिया, एक को पॉजिटिव दे दिया, एक को नेगेटिव। तो इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन होगी इस लूप के अंदर। अब जब करंट की डायरेक्शन पता चल गई तो हम लूप के लिए रूल यूज करते थे क्या डायरेक्शन के लिए, कम हियर। और करंट देखिए इधर है क्या, नहीं करंट तो इधर है। अब हम ओपन करके हम कैसे जाएगा इनवर्ड। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कैसा आएगा, इनवर्ड फील्ड आएगा, नेट फील्ड। और हमें सेंटर पे निकालना, तो सेंटर सपोज हो मान लिया सर्कुलर लूप की हम जो रेडियस है वो कितनी अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज से r। ये लिख तो r लिख तो हम r लिख लेते हैं, सो दैट इज r। तो इसके किसी पॉइंट पे हम क्या मानते थे करंट एलिमेंट, तो हम ये मान लेते करंट एलिमेंट, ठीक है। तो इस करंट एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, IDL, ठीक है। आइडियल की डायरेक्शन ये होगी और आर की डायरेक्शन ये होगी। और हम एंगल लिखते थे किसके बीच में, आइडियल और आर के बीच में। तो वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ये कह देते हो कि कंसीडर एज सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर हैविंग सेंटर एज O। नाउ लेट अस अज्यूम एन स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ DL लेंथ आइडियल एट से दिस पॉइंट। और आइडियल और आर के बीच में जो एंगल हो गया कितना हो गया यहाँ पे, आइडियल और आर के बीच में जो एंगल हो गया आपके पास है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 90 में साइन रेशियो है, सो साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे पॉइंट O पे, तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण से क्या होगा, दैट विल बी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL और साइन 90 हो गया 1 बाय कितना r स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इस करंट एलिमेंट की स्ट्रेट मान रहे हो, तो यहाँ पे कैसा आएगा इनवर्ड, यहाँ कैसा था आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड। तो ये फील्ड कैसा हो गया, इनवर्ड फील्ड हो गया। तो इस पर मैं वेक्टर साइन लगाता हूँ, डायरेक्शन लिख दी मैंने इससे फर्स्ट, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि इस पूरे लूप के कारण से हमने फील्ड निकालना है छोटे करंट एलिमेंट के कारण से। तो करंट एलिमेंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। और उन सभी करंट एलिमेंट के फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी इस फील्ड पे, पॉइंट इनवर्ड, यहाँ पे कैसे इनवर्ड, यहाँ पे भी कैसे इनवर्ड, इनवर्ड। तो नेट फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड। तो सभी फील्ड की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो उनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। सो आप ये कह सकते हो सब नेट, सो द फील्ड due to all such current elements will be in the same direction, यहाँ पे कैसी क्रॉस, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दे तो कैसे जाएगी, डॉट हो जाएगी, वो मैटर नहीं करता। So the field due to all the such current elements will be in the same direction, having magnitude given by 1. So अगर total field निकालना जाए, then total field at center due to all such current एलिमेंट्स क्या होगा भाई, B टोटल दैट विल बी द सम ऑफ दिस स्मॉल फील्ड्स। लेकिन आपने कहा क्योंकि एलिमेंट स्मॉल लेंथ का लिए DL स्मॉल है तो फील्ड भी स्मॉल होगा।
और स्मॉल क्वांटिटीज का सम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दे, सो देयरफॉर b जो हमारा सेंटर के ऊपर आएगा दैट विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv, b जो टोटल आया सेंटर पे, और dv के लिए हमारे पास ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी बाय आर स्क्वायर, इसको यूज कर देते हैं। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल। तो यहाँ पे dl अंदर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट में बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर और इंटीग्रल dl b टोटल, b एट द सेंटर भी लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर से सेकंड मान। अब इंटीग्रल dl का मतलब क्या है कि ये सपोज आपकी लूप था, तो इस लूप के छोटे छोटे एलिमेंट dl1 dl2 dl3 dl4 dl5 dl6 dl और इस तरीके से सारे को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r। सो एंटायर लेंथ ऑफ द लूप और एंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल दैट विल बी b एट द सेंटर, दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई i by r स्क्वायर और इनटू 2 पाई इनटू r, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंस इंटीग्रल dl है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू द रेडियस, रेडियस यहाँ r है, अगर रेडियस a होती तो हम a लिखते थे 2 पाई a, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लिया सर थर्ड, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा वेरिएशन में यूज करेंगे नोट में, इसलिए मैंने इसको थर्ड मान करके रोक दिया। अब यहाँ से 2 पाई से अगर r से r काटेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय r स्क्वायर इनटू 2 पाई r, तो r से r कैंसिल हो गए, तो ये रिजल्ट आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय r और इनटू 2 पाई का, ठीक है। अब ये देखिए कि 2 पाई है क्या, ये जो करंट पोर्शन था उस करंट कैरिंग पोर्शन ने कितना एंगल सबटेंड किया, करंट कैरिंग पोर्शन ने तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। और अगर इस लूप के अंदर n टर्म्स होते हैं तो वो एंगल भी कितना हो जाता है 2 पाई n, कितना हो जाता है 2 पाई n। तो आप ये कह सकते हो कि b जो हमारे पास आया रिजल्ट दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू i बाय r इनटू 2 पाई, ठीक है। या 2 पाई को इससे 2 से काटते तो इसको रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज i बाय 2r, म्यू नॉट i बाय 2r, ऐसे भी रिजल्ट लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इफ द लूप हैज n टर्न्स, इफ लूप हैज n टर्न्स, ठीक है, तो हमारे पास करंट n टाइम्स हो जाएगा तो n फैक्टर लग जाएगा, यहाँ 2 पाई n आ जाएगा, सो दैट b एट द सेंटर दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय r और इनटू 2 पाई n। 2 पाई n क्या है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड इन द रेडियंस, सो यू कैन राइट इट एज b एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i by r, and this term we are writing as alpha, where alpha is the angle subtended. So here alpha is the angle subtended by at the center, subtended at the center by current carrying portion, current carrying portion of the wire. यहाँ ये वर्ड ध्यान रखना कि करंट कैरिंग पोर्शन में जितना एंगल सबटेंड किया वो लेना है, ठीक है ना, टोटल एंगल नहीं लेना। तो जो b हमारे पास रिजल्ट बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय r, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय r। अगर हमारा पूरा सर्किल भी नहीं है, कोई एक आर्क या लूप है तो भी लग सकता है रिजल्ट, और अल्फा एंगल, ये रिजल्ट के हमारे पास इक्वेशन पर आ गया 5। तो जब हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए रिजल्ट यूज करना है तो ये रिजल्ट यूज करिए या ये रिजल्ट यूज करिए, तो इसका मतलब नोट में हम वो रिजल्ट याद रख लेंगे कितना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट
ओवर 4 पाई और I बाय R, ठीक है, और इंटू 2 पाई, क्योंकि करंट कैरिंग पोर्शन में कितना एंगल सबटेंड किया है यहाँ पे 2 पाई सबटेंड किया, तो ये रिजल्ट हो गया। हमने इस रिजल्ट को 2 पाई को यहाँ से काटेंगे इसलिए नहीं, क्योंकि म्यू नॉट और 4 पाई की वैल्यू सीधी कितनी होती है 10⁻⁷, ठीक है। तो हम ये इस रिजल्ट को यूज करने की फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन कैसी आ रही है यहाँ पे इनवर्ड आ रही है, तो नेट फील्ड भी कैसा आएगा इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन कर देंगे तो वो रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, यहाँ ये मान लेते हैं कि कोई करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू देते हैं आपको 2 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर जैसी, और इसकी रेडियस की वैल्यू ना वो, तो सेंटर पे फील्ड निकाले। तो आपने पहले ही पढ़ा था कि ये तो खुद के अलोंग लाई कर रहा है, ये भी खुद के अलोंग, इसलिए थीटा 0 है, इसके थीटा 180 डिग्री, तो इसके लिए रिजल्ट कितना जाएगा V1 0 और V3 भी कितना होगा 0, केवल इसका V2 आएगा। V2 इस करंट कैरिंग पोर्शन ने कितना एंगल सबटेंड किया, देखते हैं यहाँ पे कितना सबटेंड किया पाई, रेडियंस पे लिखना है, ठीक है। तो B आपका आ जाएगा दैट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 V2 V3 में V1 और V3 तो 0 है, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तो 0 है, तो V2 की वैल्यू लिख दीजिए, V2 की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय रेडियस R, और एंगल सबटेंडेड कितना है दैट इज पाई, ठीक है। फील्ड कैसा हो गया यहाँ पे देखिए इनवर्ड, तो यहाँ फील्ड कैसे लिख देंगे इनवर्ड फील्ड लिख देंगे, ये फील्ड आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो आउटवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी रिजल्ट को अगर यूज करना चाहते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई ले लिया, ये आपको एंगल दे दिया भाई 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका करंट सेक्शन है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और रेडियस दे दिया आपको कितनी R, करंट की वैल्यू दे दी I, ठीक है। तो आपने जो एंगल यूज करना है वो कितना यूज करना है 90 डिग्री यूज करना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने करंट कैरिंग पोर्शन तो ये है, करंट कैरिंग पोर्शन अगर ये होता तो ये एंगल यूज करते हैं, यहाँ पे कोई करंट सेक्शन है ही, तो करंट सेक्शन तो हमारा यही है, तो इसने जो कितना एंगल सबटेंड किया है 270, और 270 कितना आ जाता है दैट इज रेडियन में 2 पाई बाय 3, क्योंकि रेडियन में आपको कन्वर्ट करना था, वो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री को इक्वल पाई बाय 180, 270 आया था, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से 2 पाई बाय 3, तो रिजल्ट में यूज कर दिया जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय R, और एंगल कितना यूज किया जाएगा 2 पाई बाय 3, करंट की डायरेक्शन ये है तो इनवर्ड फील्ड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द एप्लीकेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब हम एक्सिस पे किसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। So now let us discuss the application of White-Savage law to find the magnetic field at the center at a point on the axis of a circular loop. पहले हमने लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब हमने सेंटर पे जो एक्सिस है उस एक्सिस किसी पॉइंट के ऊपर, सपोज एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, इस डिस्टेंस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। तो हमने ये मान लिया कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो हमने बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेंगे तो ये जो लूप दिखेगा ऐसे, इसका ये वाला पोर्शन तो आपको दिख रहा है, तो हमने ये इसको सॉलिड लाइन से दिखा दिया, और पीछे वाला कवर्ड है इसको डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो फील्ड पॉइंट है P है, सपोज हमने इस एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट P पे जो कि एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालना, तो हमारा फील्ड पॉइंट हो गया P, ठीक है। और इस लूप की जो रेडियस है वो हमने मान ली A, ठीक। R मानना चाहो तो R मान सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर इसका फील्ड निकालना, तो जैसे वहां पे उसमें करंट एलिमेंट एज्यूम किए थे आइडियल आइडियल आइडियल, तो यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट मान लेते हैं, एक आइडियल आपने एज्यूम कर लिया C पॉइंट पे, और एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट D के ऊपर, वो भी सेम आइडियल। अब इस छोटे से करंट एलिमेंट का इसलिए यहाँ पे फील्ड निकालना, तो डिस्टेंस चाहिए हमें ये वाला R, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। और अगर हम ये एज्यूम कर ले कि जो A है दैट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू डिस्टेंस x, इस x के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो इसका मतलब लूप आपका छोटा सा है, और ये फील्ड पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे, तो ये है ना एक टेंजेंट के लोग होगा, टेंजेंट का मतलब इस पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब आइडियल, और यहाँ पे ये कौन है आपका है दैट इज R,
आइडियल और आर के बीच में जो एंगल होगा थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, तो आप इस एलिमेंट आइडियल के कारण से फील्ड निकालना चाहते हैं सी पे जो आइडियल करंट एलिमेंट है उस कारण से पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो और वो फील्ड कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल और साइन कितना भी यूज किया जाएगा थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री आर स्क्वायर और डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आइडियल एज वेल एज आर। आइडियल और आर दोनों की कैसा होगा परपेंडिकुलर, आइडियल क्रॉस आर करते थे ना तो हमारे पास इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, तो ये तो है इस तरह से और ये इस तरह से, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये होगा सपोज एक डायरेक्शन तो ये और एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, ये आइडियल है और ये सपोज है आर, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, तो दोनों के परपेंडिकुलर इधर की तरफ हो गया सपोज ये लिख दिया हमने dB, ठीक है। और यहाँ पे हम दो रेक्टेंगुलर डायरेक्शन मान लेते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस हो गया और से ये वाई एक्सिस, वाई बाई वाई डैश वाई डैश होगी, ये वाई होगी, ये एक्स और एक्स डैश इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा हमने कितना बताया 90 डिग्री किसके बीच में आइडियल और आर के बीच में, क्योंकि ए के अंदर क्या है मच स्मॉलर देन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 91 होगा तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल और वाई कितना भी आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन जो इधर की तरफ इंडिकेट कर रखी है, ठीक से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट डी पे, ये तो किसके लिए था ड्यू टू आइडियल एट सी पे था। अब आपने लिखा सिमिलरली फॉर करंट एलिमेंट आइडियल एट डी, डी कौन सा पॉइंट है, पॉइंट डी पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू सी, डायमेट्रिकली अपोजिट टू सी। उस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा भाई, डिस्टेंस देखे तो वही डिस्टेंस, ये भी निकालेंगे तो वही आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस सॉरी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रेडियस भी ए, तो ये भी फील्ड कितना होगा डायरेक्शन अलग होगी dB डैश म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल और y कितना भी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक, क्योंकि इसके लिए भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री और इसका फील्ड सपोज इधर की तरफ बता दिया मैंने कितना dB डैश, ठीक है। अब ये एंगल मान लेते हैं किसके बीच में x और इस r के बीच में एंगल कितना मान लेते हैं थीटा, तो ये भी x है और ये कौन है r, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है। अब थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि मैं ये कहता हूँ कि ये तो है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। फिर हमने कहा कि जो एंगल किसके बीच में x और r के बीच में थीटा है, x और r के बीच में एंगल थीटा है, तो x के परपेंडिकुलर और r के परपेंडिकुलर उन दोनों के बीच में भी तो एंगल कितना होगा थीटा, तो x का परपेंडिकुलर कौन है, जिसको x का परपेंडिकुलर वो ये, ठीक है, और r का परपेंडिकुलर कौन है ये फील्ड, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना आना चाहिए हमारे पास थीटा आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि अगर इस लाइन के इसको परपेंडिकुलर मानते तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, तो कितना हो गया थीटा तक, थीटा और 90 माइनस थीटा के थीटा कटेंगे तो कितना हो गया टोटल 90 डिग्री। 90 डिग्री है इस x और r के परपेंडिकुलर का आइडियल और r दोनों के परपेंडिकुलर का कौन dB था, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाला एंगल निकालने के लिए एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, शायद समझ गए होगी मेरी बात। फिर दोबारा से देख लीजिए, हमने कहा कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा, अब इसके परपेंडिकुलर है कौन dB है, तो ये टोटल कितना 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, इसको अगर x माने तो 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना थीटा, तो जिसको आप x बता रहे हो वो x ना होकर के कितना मान उसका थीटा, ये वैल्यू थीटा और ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी थीटा, ये एंगल हमारे पास कितने आ गए थीटा आ गए, समझ गए होंगे आप। अब मैं कहता हूँ कि ये जो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट थे इनके फील्ड किसी डायरेक्शन में, ना x में ना y में, तो मैं इसको रिजोल्व कर लेता हूँ, रिजोल्विंग dB and dB dash in rectangular components, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर।
देखिए कैसे हम अलग से साइड में फिगर बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा बीच सा हो गया, अलग से बना देते हैं यहाँ पे। ये था ए हमारे पास, ये था भाई सॉरी ये था x, ये था a और ये था r, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या कहा था हमने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस r के भी परपेंडिकुलर है और आइडियल के भी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर दिखा देते इधर तक db और ऐसे इधर की तरफ आ गया था db डैश। अब इनको आप रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक ये कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन आपके पास, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंगल थीटा आया था तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, थीटा, ठीक है। याद रखना बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हो सकता है यहाँ से एंगल निकाल करके थीटा ले रखा हो, तो वो 90 माइनस थीटा करेंगे तो जो कंपोनेंट हमारा कोस का है इनका साइन का होगा, जो हमारा साइन का हो कोस का रिजल्ट सेम आएगा फाइनली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब डीपी दिया है तो इसका एंगल के लोन कंपोनेंट क्या आएगा, कोस कंपोनेंट डीपी कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, डीपी साइन थीटा। ऐसे इस डीपी डैश को अगर रिजोल्व करेंगे तो डीपी डैश का एंगल के लोन कंपोनेंट कैसा जाएगा, कोस कंपोनेंट डीपी डैश कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जाएगा, डीपी डैश साइन थीटा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे गौर करने की है, फर्स्ट और सेकंड को देखें तो डीपी और डीपी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि डीपी और डीपी डैश को जब हमने रिजोल्व किया तो रिजोल्व करने के बाद डीपी की कंपोनेंट होगी डीपी कोस थीटा डीपी साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा तो पी एक्स डायरेक्शन के अंदर हो गया, ठीक है। इधर पी वाई डायरेक्शन का डीपी कोस थीटा और इधर पी वाई डैश का डीपी डैश और डीपी दोनों बराबर है, तो इस डीपी डैश की जगह डीपी लिखेंगे तो डीपी कोस थीटा, तो ये वाला जो डीपी कोस थीटा है इस डीपी कोस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फील्ड हमारे किधर बचेगा, डीपी साइन थीटा डीपी डैश साइन थीटा, यहाँ पे कोई और एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो इसके डायमेट्रिकल अपोजिट यहाँ एलिमेंट लिया जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ लेंगे, इसके डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ लेंगे तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ, ठीक है। और इनके कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और केवल क्या बचेंगे, इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, केवल साइन कंपोनेंट बचेंगे। तो आपने कहा कि इसको जब रिजोल्व करते हैं देन कोसाइन कंपोनेंट्स ऑफ डीबीज लिख देता हूं, डीबीज का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिजोल्व करेंगे डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट के डीबीज अलोंग इधर y and y dash direction cancels out, counter cancels each other, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचे कौन से, सो वी आर लेफ्ट with only sine components of dBs along इधर वाली px डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में db sin थीटा db डैश sin थीटा db डबल डैश sin थीटा, इस तरीके से। सो टोटल फील्ड कितना आएगा along the center b total that will be the sum of all these on db sin थीटा, इनके साइन कंपोनेंट का जोड़ का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, क्योंकि एलिमेंट कैसे हैं स्मॉल है तो फील्ड भी कैसे स्मॉल, तो स्मॉल क्वांटिटीज का जोड़ कैसा होगा, इंटीग्रेशन। सो b जो टोटल आएगा दैट विल बी द इंटीग्रल ऑफ db sin थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रिजल्ट के अंदर एक db की वैल्यू चाहिए और एक sin थीटा की वैल्यू चाहिए, थर्ड इक्वेशन। dB की वैल्यू तो अपने पास है, dB और dB डैश ये dB डबल डैश सारी सब की वैल्यू में नॉट ओवर पाई dl बाय r स्क्वायर, लेकिन sin थीटा और चाहिए, तो sin थीटा हम कैसे निकाल लेते हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया अपना a और हाइपोटेनस हो गया कौन, r, a बाय r, जबकि r कितना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल बना और एंगल बना होती है साइड बेस 90 डिग्री का, बल्कि हो गया हाइपोटेनस और ये कौन हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ sin थीटा परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हुआ आपका भाई a और हाइपोटेनस हुआ कितना रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे हम इस r लिख रहे थे ना,
तो आर के स्केयर, आर का स्केयर करेंगे क्योंकि आर हमारे पास है अंडर रूट ऑफ कितना भी ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो आर का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो यहाँ हम इसकी जगह जब वैल्यू यूज करेंगे तो इसकी जगह आर स्केयर की जगह कितना लिख देंगे, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यूज करते हैं। सो बी टोटल आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डीबी, डीबी कितना म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, ठीक है, और बाय कितना भाई आर स्केयर, और आर स्केयर की जगह कितना यूज करें, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है, और इनटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी यूज करें, ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, हाफ पावर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर हाफ, ठीक है। तो पावर जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो जुड़ जाती है, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ गया बी एक्सिस पे निकाल रहे कितना है, बी एक्सिस ऐसे लिख देता हूँ इस नोटेशन से पैरेलल से, और बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, और डीएल को छोड़ करके बाकी बाहर आई और इनटू बाई कितना ए ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज टू द पावर 3/2, और अंदर इंटीग्रल में हो गया डीएल। अब इंटीग्रल डीएल क्या है कि जो आपने शॉर्ट एलिमेंट ली है डीएल, dl1, dl2, dl3, इन सब का जोड़ करेंगे तो इसके बराबर आएगा सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई इनटू द रेडियस, रेडियस यहाँ पे a है तो आप इसको लिख दोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई i इनटू a और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 2 पाई इनटू द रेडियस, क्योंकि सिंस इंटीग्रल डीएल है वो डेफिनेटली 2 पाई इनटू द रेडियस, ठीक है, आपको बताइए। तो इसका मतलब जो एक्सिस पे जो फील्ड आया वो आ गया हमारे पास बी एक्सिस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सही से कर लेते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई रीअरेंज कर लेते हैं कुछ टर्म को, ठीक है, और 2 फैक्टर लिख देता हूँ पाई और पाई ए इंटू ए कितना पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, आई हो गया ए स्क्वायर हो गया, पाई भी हो गया, 2 भी हो गया, नीचे कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रेज़ टू द पावर 3/2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। Now this loop if has n turns, तो इस लूप में n टर्न्स हैं, if loop has n turns then current becomes n times, so B and on the axis is equal to mu naught over 4 pi 2 I n into pi a square। आगे जाकर के हम इक्विवेलेंस बिटवीन द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनोइड पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो इस रिजल्ट को आपने ध्यान रखना है, ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है 4 या 5 फॉर्म के अंदर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जो फील्ड आया वो किधर आया है, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। देखिए करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या यूज करते थे, कम हियर, तो ये कम और हेयर मींस डायरेक्शन, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर इधर की तरफ होता तो फील्ड इधर की तरफ आता। तो करंट से हम किसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। तो अब इसके हम स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। सो केस फर्स्ट हम लेते हैं कि करंट कैरिंग लूप के सेंटर के ऊपर वो पॉइंट एक्स लाई करा कि ये लूप था, ये जो पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे था, एक्स पे था, रेडियस ऑफ द लूप ये थी। तो ये पॉइंट पी यहाँ सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आने का मतलब एक्स की वैल्यू 0 मींस व्हेन पॉइंट पी लाइज एट सेंटर ऑफ लूप का मतलब दैट इज x इक्वल टू 0। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वहां आया, देखिए कितना करना हमने x की वैल्यू 0, b था हमारे पास b एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई
2i इंटू पाई ए स्केयर, और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंट्रेंस के लिए, तो n लिख दिया हमने यहाँ पे 2 नॉट और 4 पाई 2i n इंटू पाई ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, और हमें सेंटर पे रिजल्ट हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू 0 करेंगे, तो फॉर सेंटर x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 करेंगे ये डिसअपीयर हो जाएगा, तो b आपके पास सेंटर पे होगा कितना म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i n पाई ए स्केयर, और यहाँ पे हो गया ए स्केयर की पावर 3/2, तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, दैट विल बी a क्यूब, ये आपके पास a क्यूब आ गया रिजल्ट। ठीक है, और हमने यहाँ एक स्केयर कट गया, तो स्केयर कट जाएगा तो क्यूब की 2 पावर से खत्म हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, i बाई a, ओके, एंड दैट इज 2 पाई इंटू n, 2 पाई इंटू n, लूप के n टर्न्स थे तो की बात हमने की थी, तो बी एट द सेंटर, ये क्या है 2 पाई इंटू, जो करंट कैरिंग लूप है उसके करंट कैरिंग पोर्शन में कितना एंगल सबटेंड किया है, अगर एक टर्न हुआ तो 2 पाई, 2 टर्न हुआ तो 2 पाई इंटू 2, 3 हुआ तो 2 पाई इंटू 3, और n हुआ तो 2 पाई इंटू n, ये आपके पास क्या हो जाएगा एंगल सबटेंडेड हो जाएगा अल्फा, जिसको आप लिखते थे। सो दिस इज व्हाट बी एट द सेंटर, जो पहले रिजल्ट हमने निकाला था म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाई a इनटू एंगल अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय करंट कैरिंग आर किया पोर्शन, करंट कैरिंग पोर्शन ऑफ वायर। तो ये रिजल्ट हम पहले निकाल चुके थे, वही रिजल्ट हमारे पास ही आ गया। ठीक है, दूसरा केस हम लेते हैं इसमें, कि पॉइंट P है जो लाई कर रहा है वो सेंटर से लार्ज डिस्टेंस पे, मींस x इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू a, व्हेन P lies far off from center। ठीक है, मींस x is very much larger as compared to a, or you can write x square is very much greater than a square। तो a square के कंपैरिजन हमने x square को इसमें टर्म में ड्रॉप कर देते हैं, then b आपका एक्सियल आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, 2i n पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे a स्क्वायर टर्म को क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो टर्म थी उसमें से a स्क्वायर को ड्रॉप कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर रेज़ टू द पावर कितनी हो गई 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना हुआ b एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i n और पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हम ये देख रहे हैं कि कोई करंट लूप है, सपोज ये करंट लूप मान लिया हमारे पास, करंट की डायरेक्शन होगी और ये सेंटर पर है, तो इस लूप का जो एरिया है वो एरिया कितना होगा पाई इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे होगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, तो करंट ये, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी ये एरिया ऑफ द लूप के जो नॉर्मल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, m हो गया दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स n i, n अगर छोटा है छोटा लिख दीजिए, छोटा छोटा लिख दीजिए n i और a एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, और डायरेक्शन की दोगे नॉर्मल टू द लूप। ठीक है, किससे दी जाएगी डायरेक्शन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो हमारे पास टर्म बन गई n और ये i भी है और ये क्या होता है a, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया b एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 और n इंटू i इंटू a डिवाइडेड बाय x क्यूब, और इस टर्म को हमने क्या लिखा n i a को, दैट इज m, सो b एक्सियल इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2, और इस टर्म को अगर k बोल दे 2k, और इस टर्म होगी कितना m बाय कितना
एक्स क्यूब। अब याद करो इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन आपने किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, तो ये एक्सियल लाइन है तो एक्सियल पे फील्ड कितना है 2kp/r क्यों लिखा था ना, p इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल में 2km/r, क्योंकि हम मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट डिस्कस करेंगे तो उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, तो इसको वहां हम रिकॉल कर देंगे 2km/r क्यूब, ठीक है। जबकि m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स मींस ni का एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द लूप, और डायरेक्शन किसकी होती है, राइट हैंड थंब रूल से, अगर करंट की डायरेक्शन नहीं होती तो इग्नोर है, ठीक है। आप ये चीज को ध्यान रखना, करंट फ्लो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल, और जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा वो फेस तो बन जाएगा भाई नॉर्थ, ठीक है, और जिस फेस में करंट जा रहा होगा क्लॉकवाइज, हमने एस बनाया ना ऐसे, करंट कैसे जा रहा हो क्लॉकवाइज, तो वो फेस क्या बन जाएगा साउथ। तो ये ऊपर देखते हैं ऊपर से तो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फेस बना है नॉर्थ, और नीचे वाला कौन सा बना होगा साउथ, तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल का होगा साउथ पोल, टू का होगी नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये हमारे पास, so third case is when point P lies at a equal distance equal to the radius, और रिजल्ट था हमारे पास B axial is equal to mu naught over 4 pi 2I, और n से हमने मल्टीप्लाई कर रखा था pi a square और डिवाइडेड बाय a square प्लस x raised to power 3/2, x के रेशो पावर 3/2, और हमारे पास x किसके बराबर लेना है, इक्वल टू a, तो x की जगह हम a रखेंगे, ये टर्म हो जाएगी mu naught over 4 pi I n pi a square, और ये हो जाएगा a square प्लस a square 2a square, और 2a square की पावर 3/2 लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट, इसको भी काट लेते हैं यहाँ से, ये 2 पे कट गया, ये पाई कट गई यहाँ से पाई से पाई, तो म्यू नॉट, और ये कितना हो गया, ऊपर हो गया I n और a square, और ये हो गया फैक्टर 2, यहाँ से होगी 2 की पावर कितनी 3/2, और a की स्केयर की पावर कितनी होगी 3/2, तो स्केयर से स्केयर रूट कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट n I और a स्केयर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 ये और 3/2 ये, तो ये हो गया 2 की पावर 5/2, और डिवाइडेड बाय कितनी a की पावर 3, तो ये स्केयर से क्यूब की 2 पावर कट जाएगी तो 1 बच जाएगा, तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट n I बाय 2 की पावर 5/2 a, ये रिजल्ट भी हमें ध्यान रखना है, x इक्वल टू a पे आया। अगर हम फील्ड की वैल्यू को नोट करें विद डिस्टेंस, तो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम फील्ड होता है और दोनों तरफ डिक्रीज होता है विद डिस्टेंस, ठीक है, ये b की वैल्यू है और इधर की तरफ ये x। सो दिस वाज फॉर द फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप।